हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जेईई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं वे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिंडेट। मिंडेट को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए एक राम नाम का पर्सन था। ठीक है, उसका एक सेविंग अकाउंट था एबीसी बैंक के अंदर। ठीक है, जो राम है वो यहाँ पर एक महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। मान लीजिए जो राम है वो पंजाब में रहता है और वो यहाँ पर बिहार जा रहा था। ठीक है, राम चाहता था कि इस एक महीने के अंदर इसका जो सेविंग अकाउंट है वो उसका भाई जिसका नाम है श्याम जो है वो ऑपरेट करे। ठीक है, तो राम ने एबीसी बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दी, एक ऑथराइजेशन दी कि भाई इस एक महीने के लिए ना मेरा भाई जो श्याम है वो मेरे सेविंग अकाउंट को जो है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो राम ने ये जो इंस्ट्रक्शंस और ऑथराइजेशन बैंक को दी है कि भाई मेरा भाई जो श्याम है वो मेरे सेविंग अकाउंट को ऑपरेट करेगा, उसी को मैंडेट कहा जाता है। ठीक है, मैंडेट क्या होता है? ये एक ऑथराइजेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो कि अकाउंट होल्डर अपने बैंक को देता है और बोलता है कि एक अनदर पर्सन जो कि उसका रिलेटिव होगा, उसके जानने वाला होगा, वो उसके अकाउंट को ऑपरेट करेगा उसके बिहाफ पर। ठीक है, हमेशा जो मैंडेट है वो अकाउंट होल्डर के द्वारा अपनी बैंक को दिया जाता है। ठीक है, और ये एक अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है। जिसको मैंडेट दिया जाता है उसको मैंडेटी होल्डर या फिर मैंडेटी कह दिया जाता है। ठीक है, और जब मैंडेटी अकाउंट को ऑपरेट करता है तो अकाउंट को ऑपरेट करने से पहले उसे अपना जो सिग्नेचर है वो बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर मैंडेटी कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो सिग्नेचर्स को वेरीफाई किया जा सके। जो मैंडेट होता है वो टेम्पररी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर एक महीने के लिए। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर इंसेन हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो मैंडेट है वो भी इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, अकाउंट होल्डर अपने मैंडेट को एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है। जैसे राम मान लीजिए 15 दिन में ही वापस आ गया तो वो अपना मैंडेट जो है वो वापस ले सकता है। ठीक है, अब मैंडेट कौन कौन इशू कर सकते हैं? तो देखो, पार्टनरशिप फॉर्म इशू कर सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म कह सकते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा, या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर या फिर इंडिविजुअल। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो मैंडेट का यूज नहीं करती हैं, वो बल्कि पावर ऑफ अटर्नी का यूज करते हैं। ठीक है, और अब अगला टॉपिक भी हमारा पावर ऑफ अटर्नी है। अब ये पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है? देखो, पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अलाउ करती है कि आप मेरे बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो, मेरे लिए काम कर सकते हो, मेरे लिए डिसीजंस ले सकते हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी थी, है ना, उसने अपने एक मैनेजर को अपने एक मैनेजर को अथॉरिटी दी एक लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए कि आप बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हो, बिजनेस के बिहाफ पर आप एक्ट कर सकते हो, बिजनेस के बिहाफ पर आप लोन ले सकते हो, बिजनेस के बिहाफ पर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैनेजर है और ये जो एबीसी कंपनी है ना, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है प्रिंसिपल और एजेंट का या फिर डोनर और डोनी का। जो एबीसी कंपनी है जिसने ये जो लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, है ना, उसको हम कहेंगे डोनर या फिर प्रिंसिपल। और जो मैनेजर है जिसको अथॉरिटी मिली है उसको हम क्या कहेंगे? डोनी कहेंगे या फिर एजेंट कहेंगे। तो आपने क्या समझना है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दिया जाता है और दूसरे पर्सन को अलाउ किया जाता है कि आप मेरे बिहाफ पर एक्ट जो है वो कर सकते हो, मेरे लिए डिसीजंस ले सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह के होते हैं, जर्नल और आपका स्पेसिफिक। देखो, जर्नल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर ना कोई
एक्ट या फिर डिसीजन स्पेसिफाई नहीं किया गया होता है। जैसे मान लीजिए जो एबीसी कंपनी है, उसने मैनेजर को बोला कि भाई आप ना बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सकते हो, है ना? बिजनेस के लिए कोई भी लोन जो है वो ले सकते हो, बिजनेस के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एक्ट के लिए जो है वो पावर नहीं दी गई है, ठीक है? इन जनरल पावर जो है वो दे दी गई है। तो ये जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, यहां पर मैनेजर के पास बहुत सारी पावर्स है, एक्सटेंसिव पावर्स है, ठीक है? स्पेसिफिक और लिमिटेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो एबीसी कंपनी है, उसने अपने मैनेजर को बोला कि हम ना एक लैंड खरीद रहे हैं, हम एक लैंड खरीद रहे हैं, तो लैंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आप लोगे, यानी कि खुद जाकर आप वेरिफिकेशन करोगे, खुद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, खुद यहाँ पर पेमेंट करोगे, ठीक है? पर सिर्फ लैंड से रिलेटेड ही डिसीजंस आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ अटर्नी दी गई है वो स्पेसिफिक और लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को अलाउ करता है कि आप मेरे बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो, मेरे लिए डिसीजन ले सकते हो, मेरे लिए काम कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकर्स लीन। अब ये बैंकर्स लीन क्या होता है? तो देखो, अगर कोई बैंक का कस्टमर है ना, और उस कस्टमर ने बैंक से किसी भी तरह का लोन लिया है, या फिर इस कस्टमर को बैंक की किसी भी तरह की पेमेंट करनी है, ठीक है? कोई चार्जेस हो गए, कोई सर्विस चार्जेस वगैरह हो गए, ठीक है? और कस्टमर ने बैंक के पास अपनी कोई एसेट, प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, ठीक है? बैंक को दी हुई है, ओके? तो कस्टमर यहां पर डिफॉल्ट कर देता है, वो बैंक का लोन जो है वो वापस नहीं करता है। तो यहां पर बैंक के पास एक इंप्लाइड राइट है, इंप्लाइड राइट है कि वो तब तक कस्टमर की एसेट्स को, गुड्स को अपने पोजीशन में रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, जब तक कि कस्टमर डेट की रीपेमेंट नहीं कर देता, लोन वापस नहीं कर देता और चार्जेस पे नहीं कर देता है। और इसी राइट को हम बैंकर्स लीन जो है वो कहते हैं। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि कस्टमर ने क्या किया, 10 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में बैंक के पास गोल्ड जो है वो डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है? अब बैंक के पास पूरा राइट है कि वो गोल्ड को तब तक अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक कि कस्टमर 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट बैंक को वापस नहीं कर देता है। और अगर मान लीजिए कस्टमर वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक के पास इतना राइट भी है कि वो यहां पर एसेट को सोल्ड करके अपने लोन को रिकवर जो है वो कर सकता है। यानी कि बैंक के पास गुड्स और सिक्योरिटीज को सेल करने का भी राइट होता है, ठीक है? अब इंप्लाइड राइट का क्या मतलब है? तो देखो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं भी किया गया है ना, तब भी बैंक ये राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है? कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है, ओके? तो ये बैंकर का इंप्लाइड राइट होता है कि वो यहाँ पर कस्टमर्स की गुड्स और सिक्योरिटीज को तब तक अपने पास रिटेन करके रख सकता है अपने पोजीशन में जब तक कि डेट जो है उसकी पेमेंट नहीं की जाती, उसको सेटल नहीं किया जाता है। और ये राइट बैंकर को अलाउ करता है कि वो गुड्स और सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है पेमेंट के ऊपर। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बैंकर को ये जो जर्नल राइट है ना लीन का, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है? बस कंडीशन क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स और सिक्योरिटीज हैं, वो बैंक को रिसीव हुई होनी चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। जैसे यहां पर देखिए, जो कस्टमर है उसने लोन लिया और गोल्ड बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया। तो ये जो गोल्ड बैंक को रिसीव हुआ है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है? तो इसके ऊपर जो लीन का राइट है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। पर अगर मान के चलिए कि कस्टमर ने जो गोल्ड है वो सेफ कस्टडी के अंदर डिपॉजिट करवाया होता, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट करवाया होता, तो बैंक इसके ऊपर अपना जो राइट था लीन का वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अगर कोई गुड्स और सिक्योरिटीज बैंक को रिसीव हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उसी के ऊपर ये जो लीन का राइट है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है? लीन दो तरह का होता है, जर्नल लीन और पर्टिकुलर लीन। देखो, जर्नल लीन के अंदर बैंक के पास राइट है कि बैंक जो है कस्टमर की किसी भी गुड्स और सिक्योरिटीज को अपने पास रिटेन करके जो है वो रख सकता है जब तक कि डेट की रीपेमेंट नहीं हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है? उसने एबीसी बैंक के पास एक एफडी कराई हुई है 5 लाख रुपए की, ठीक है? ओके, और ए ने 10 लाख रुपए का गोल्ड लोन जो है वो लिया है और बैंक के पास गोल्ड भी डिपॉजिट करवाया है, ठीक है? तो अब देखो, अगर इसके पास जर्नल लीन है बैंक के पास, तो बैंक के पास राइट है कि वो गोल्ड को भी रिटेन करके रख सकता है और एफडी को भी रिटेन करके रख सकता है जब तक ये लोन की रिपेमेंट नहीं कर देता। अगर पर्टिकुलर लीन होता, तो जिन गुड्स, है ना, या फिर सिक्योरिटीज को बैंक के पास गिरवी रखा गया है लोन लेने के लिए, यानी कि जिन गुड्स और सिक्योरिटीज के साथ लोन रिलेटेड है या फिर कोई चार्ज यहां पर रिलेटेड है, उन्हीं को बैंक अपने पास रिटेन करके रख सकता है। जैसे मान लीजिए ए ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और बैंक के पास गोल्ड डिपॉजिट करवा दिया और इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास राइट है कि वो सिर्फ गोल्ड को ही अपने पास रिटेन करके रख सकता है, क्योंकि
जो लोन है वो गोल्ड के लिए, गोल्ड को गिरवी रख के जो है वो लिया गया था। एफडी का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बैंक एफडी को अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर बेसिक सा डिफरेंस है। अगर जर्नल लीन होता तो दोनों को रिटेन करके रख सकता, पर क्योंकि अगर पर्टिकुलर लीन है तो जिस गुड्स के लिए लोन लिया गया था, है ना, मतलब आप कह सकते हो कि जिन गुड्स को गिरवी रखकर लोन लिया गया था, बैंक उसी को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो जिन गुड्स के ऊपर कोई चार्जेस या फिर ड्यूज जो है वो पेंडिंग है, उसी को बैंक अपने पास रिटेन करके रख सकता है। अब लीन को एक्साइज करने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले गुड्स का जो पोजीशन है वो बैंक के पास होना चाहिए, और पोजीशन रेगुलर बिजनेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो गुड्स है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बैंक के पास डिपॉजिट नहीं करवाई गई होनी चाहिए, और कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए ने बैंक के पास गोल्ड डिपॉजिट करवाया और 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, और ए ने एबीसी बैंक के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप गोल्ड को किसी भी हालत में रिटेन करके नहीं रख सकते हो, अगर मैं लोन पे डिफॉल्ट भी कर दूंगा ना तो आप गोल्ड को रिटेन करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट कर दिया गया है लीन के खिलाफ, तो यहां पर लीन का राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहां पर राइट टू सेट ऑफ। क्या है आपका राइट टू सेट ऑफ? ओके, अब ये क्या होता है, तो इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहां पर एक कस्टमर है जिसका नाम है राम। ठीक है, और यहां पर एक एबीसी बैंक है। तो कस्टमर ने एबीसी बैंक के पास एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। ठीक है, जहां पर उसने 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए हुए, और ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। ओके, उसके बाद जो राम है उसने सेम बैंक में करंट अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है। ठीक है, जिससे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो राम ने ली हुई है 10,000 रुपए की, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब जो कस्टमर है ना, वो ओवरड्राफ्ट जो है वो वापस नहीं कर रहा है बैंक को, और ड्यू डेट जो है वो आ चुकी है ना। तो बैंक के पास एक राइट है, बैंक के पास राइट क्या है कि वो इस बैलेंस को इस बैलेंस के साथ एडजस्ट कर सकता है। यानी कि ये जो 10,000 रुपए है ना, वो यहां पर बैंक क्या करेगा, सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा, है ना, और सेविंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए जो है वो रह जाएंगे। इसी को हम राइट टू सेटअप कहते हैं। राइट टू सेटअप के अंदर बैंक के पास राइट है कि वो कस्टमर के दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ये सेविंग अकाउंट है ना, ये सेविंग अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस है कितना, 10,000। ठीक है, और करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है कितना है, 20,000 है, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपए। ठीक है, तो अगर हम इस अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, लास्ट में अगर आप एडजस्ट करने के बाद बैलेंस निकालोगे तो 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस जो है वो रह जाएगा। ठीक है, यानी कि बैंक ने अपना 10,000 रुपए रिकवर कर लिया है। इसी को हम राइट टू सेटअप जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब राइट टू सेटअप को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले जो डेट्स हैं वो ड्यू हो जाने चाहिए और रिकवरेबल होने चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए कि जो राम है ना, उसने सेविंग अकाउंट के अंदर 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं। ठीक है, और राम ने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया होता 10,000 रुपए का, जिसकी रिपेमेंट 2 साल के बाद करनी थी मान लीजिए, है ना। तो अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है और बैंक राइट टू सेटअप यूज करना चाहता है, तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता, 2 साल गुजरने के बाद ही राइट टू सेटअप यूज किया जा सकता है। उसके बाद किसी कंटीजेंट डेट के लिए सेटअप का राइट यूज नहीं किया जा सकता है। कंटीजेंट डेट क्या होता है, देखो कंटीजेंट डेट एक ऐसा डेट होता है ना, जो कि डेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि एबीसी बैंक है, उसने राम के बिहाफ पर एक्सवाइजेड कंपनी को गारंटी दी थी, है ना, कि जो राम है वो एक्सवाइजेड कंपनी को 1 साल के बाद, है ना, 10,000 रुपए पे कर देगा। ठीक है, अब देखो ये डेट नहीं है, ये कोई डेट नहीं है, जो गारंटी दी है ना बैंक ने, एबीसी बैंक ने राम के ब्याह पर, ये कोई डेट नहीं है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि राम ने डिफॉल्ट कर दिया 1 साल के बाद, उसने 10,000 रुपए एक्सवाइजेड कंपनी को नहीं दिए, तो बैंक को 10,000 रुपए एक्सवाइजेड कंपनी को देने होंगे, है ना। जब बैंक यहां पर एक्सवाइजेड कंपनी को 10,000 रुपए दे देगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का डेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेट कब बना, जब यहां पर राम ने डिफॉल्ट किया। तो ये जो गारंटी दी गई है, ये आगे चलकर डेट बनेगी या फिर नहीं बनेगी, वो डिपेंड करता है राम के डिफॉल्ट करने पर। तो ये कंटीजेंट डेट है, तो इसके लिए अगर बैंक कह रही है कि मैं इस गारंटी के लिए, है ना, इस गारंटी के लिए राइट टू सेटअप यूज कर लूं, तो बैंक यहां पर यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, हालांकि अगर जब ये फाइनली डेट बन जाएगी ना, उसके बाद जरूर यूज कर सकती है। ओके, उसके बाद डिसीज पर्सन का उसके बाद जो अकाउंट है ना वो सेम राइट्स के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राम ने सेविंग अकाउंट ओपन किया है और करंट अकाउंट ओपन किया है, तो सेम राइट्स के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो राम है उसने करंट अकाउंट तो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ओपन किया है खुद का, पर जो सेविंग अकाउंट वो ऑपरेट कर रहा है वो किसी ट्रस्ट का है, किसी ट्रस्ट का है, यानी कि राम जो है सिर्फ ट्रस्टी है, यानी कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो ट्रस्ट का है, ना कि राम का।
तो यहां पर राइट टू सेटअप यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कस्टमर की डेथ हो गई है, तो उस केस में कस्टमर के अगर मान लीजिए कस्टमर की डेथ हो गई तो वहां पर राइट टू सेटअप यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक राम नाम का पर्सन है ना, उसने एबीसी बैंक से दो लोन लिए हुए हैं। ठीक है, एक लोन ए और एक लोन बी। ठीक है, लोन ए की जो अमाउंट है वो है मान लीजिए 40,000 रुपए। ठीक है, और लोन बी की जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपए। ठीक है, और ये जो लोन है वो यहाँ पर 15 जून 2025 को लिया गया है। ठीक है, और ये जो लोन है वो यहाँ पर 15 जुलाई 2025 को लिया गया है। ठीक है, अब राम आया बैंक के पास और उसने 10,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, बैंक के पास कि भाई इस पैसे को आप लोन रिपेमेंट के लिए यूज कर लीजिए, यह मेरी ईएमआई है। ठीक है, पर डेटर ने बताया ही नहीं कि भाई ये किस लोन की ईएमआई है, किस लोन की ईएमआई है, यानी कि इस पैसे को किस लोन की रिपेमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर बैंक के पास राइट है कि वो खुद से यहाँ पर डिसाइड कर सकता है, यानी कि बैंक यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि इस पैसे को किस लोन की रिपेमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, बैंक चाहे तो लोन ए के लिए यूज कर सकता है, बैंक चाहे तो लोन बी के लिए यूज कर सकता है। इसी को हम राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहते हैं कि भाई अगर सामने वाले पर्सन ने आपको नहीं बताया कि फंड को कैसे यूज करना है, तो बैंक यहाँ पर खुद से जो है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो तीन सिचुएशंस हो सकते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंदर। पहले तो डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए हैं लोन ए की रिपेमेंट के लिए। ठीक है, तो वहां पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वहां पर तो बैंक जो है वो कस्टमर की डायरेक्शन को फॉलो करेगा और 10,000 रुपए यूज करेगा लोन ए की रिपेमेंट के लिए। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि डेटर ने नहीं स्पेसिफाई किया है, तो वहां पर क्रेडिटर यानी कि जो बैंक है वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का यूज करके खुद से डिसाइड करेगा कि उसे पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज जो है वो करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी स्पेसिफाई नहीं करती, ना तो डेटर ना ही क्रेडिटर, तो वहां पर सेक्शन 61 एप्लीकेबल होगा और ये कहता है कि पेमेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम अप्लाई की जाएगी। जैसे कि ये लोन पहले लिया गया था, तो पैसा इस लोन की रिपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा, और इसके लिए बाद में अगर मान लीजिए दोनों ही 15 जून 2025 को लिया गया होता, तब क्या होता, तो आधा आधा बढ़ जाता प्रोपोर्शन में, जैसे 50% इसका 50% इसका, ऐसे हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा जो है वो यूज कर लिया जाता। ठीक है, तो यहां तक हमने मैंडेट, पावर ऑफ अटर्नी, बैंकर्स लीन और राइट ऑफ सेट ऑफ और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या है, यहाँ पर समरी है, जिससे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो मैंडेट क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि अकाउंट होल्डर अपने बैंक को देता है कि भाई मेरे अकाउंट को ये थर्ड पर्सन जो है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, और अकाउंट होल्डर हमेशा इसे देता है बैंक को, और ये टेम्पररी होता है, रेवोकेबल होता है, और ये खत्म हो जाता है अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर इंसेन हो जाता है और इंसॉल्वेंट हो जाता है। और इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट होल्डर, पार्टनरशिप फॉर्म जो है इसका यूज करती हैं। पावर ऑफ अटर्नी के अंदर दो पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। पावर ऑफ अटर्नी जो है वो जर्नल भी हो सकती है और यूनिवर्सल भी हो सकती है। ठीक है, बैंकर लीन के अंदर बैंक के पास राइट होता है कि जब तक कि बैंक के ड्यूज क्लियर नहीं हो जाते हैं, वो कस्टमर की सिक्योरिटीज को, एसेट्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, और डिफॉल्ट होने पर वो यहाँ पर सेल भी कर सकता है एसेट्स को, यानी कि सिक्योरिटीज को और गुड्स को। ठीक है, बैंकर लीन जर्नल भी हो सकता है और पर्टिकुलर भी हो सकता है। बैंकर लीन राइट को एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स का पोजीशन बैंकर के पास होना चाहिए और गुड्स किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करें तो भाई आप क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि दो अकाउंट को कंबाइन कर सकते हो। और राइट ऑफ सेट ऑफ तभी यूज किया जा सकता है अगर यहाँ पर डेट ड्यू हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंट जो है वो सेम कस्टमर राइट्स में ओपन किए गए होने चाहिए, सेम कैपेसिटी में ओपन किए गए होने चाहिए। उसके बाद कंटीजेंट ट्रस्ट और डिसीज पर्सन के अकाउंट के ऊपर राइट ऑफ सेटअप यूज नहीं किया जा सकता है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन अगर डेटर स्पेसिफाई करता है तो आप उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करो। अगर डेटर ने नहीं बताया है तो बैंक डिसाइड करेगा, अगर दोनों नहीं बता रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैंडेट होल्डर कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो मैंडेट होल्डर होता है वो इसमें से कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। पहला देखो, ओपन एंड क्लोज एन आर ओ फिक्स डिपॉजिट,
या फिर विड्रॉ फंड्स एंड इशू चेक्स फॉर लोकल पेमेंट्स, या फिर गिफ्ट फंड्स फ्रॉम द अकाउंट, या फिर चेंज द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मैंडेट होल्डर परफॉर्म कर सकता है अगर उसे मैंडेट दिया जाता है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो मैंडेट होल्डर है वो यहाँ पर लोकल पेमेंट्स के लिए, है ना, चेक भी इशू कर सकता है और फंड्स विड्रॉ भी कर सकता है। बाकी वो ना तो कोई एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है, ना ही फिक्स डिपॉजिट, ओके, ना ही वो अकाउंट में से फंड्स जो है किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर सकता है, और ना ही वो अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द बैंक जर्नल इन, ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि बैंक के जर्नल इन के अंदर कवर नहीं होती है? फिक्स डिपॉजिट हेल्ड विद द सेम बैंक, गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्लेज्ड फॉर अ लोन, मनी डिपॉजिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या फिर कस्टमर शेयर सर्टिफिकेट हेल्ड एज अ सिक्योरिटी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। देखो, अगर मनी डिपॉजिट करवाया है गया है बैंक के पास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि मान लीजिए बैंक के कस्टमर ने बोला कि ये 10 लाख रुपए मैं आपके पास डिपॉजिट करवा रहा हूँ, इसको ना आप अपनी सेफ कस्टडी में रखना, और जब मेरा बेटा मेजर हो जाएगा ना तो उसको आप दे देना, ठीक है, तो ये इस पैसे के ऊपर बैंक जो है जर्नल लीन का राइट यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, बाकियों के ऊपर कर सकता है ना, एफडी के ऊपर कर सकता है, अगर गोल्ड ऑर्नामेंट्स को प्लेज रखा गया उसके ऊपर तो कर ही सकता है, अगर मान लीजिए कि जो कस्टमर है उसने लोन लेकर शेयर सर्टिफिकेट एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर विनय है ना, वो दो सेपरेट लोन अकाउंट भारत बैंक के पास मेंटेन किए हुए हैं, एक पर्सनल लोन जो कि जनवरी 2022 में लिया गया था, और एक कार लोन जो कि मार्च 2023 में लिया गया था, ठीक है। जून 15 2024 को उसने 25,000 पे डिपॉजिट करवाए बैंक के पास बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, है ना। तो ब्रांच मैनेजर को कोई आइडिया ही नहीं है कि इस पैसे को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, किस लोन की रिपेमेंट के लिए यूज करना है, तो बैंक ने डिसाइड किया कि वो कार लोन की रिपेमेंट के लिए ये सारा अमाउंट जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि वो जो लोन है वो थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू पर्सनल लोन, है ना। तो तो ये जो डिसीजन लिया गया है ना, ये जो बैंक ने एक्शन लिया गया है, तो क्या ये सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ये कह रहा है एक्शन इज इनवैलिड बिकॉज लॉ ने कहा है कि जो पेमेंट है वो हमेशा ओल्डेस्ट डेट के ऊपर पहले अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। या फिर एक्शन जो है वैलिड है क्योंकि अगर डेटर नहीं बताता है ना, कि भाई पैसे को किस तरीके से अप्रोप्रिएट करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो क्रेडिटर के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी लॉफुल डेट की रिपेमेंट के लिए उसको यूज कर सकता है। या फिर जो एक्शन है वो इनवैलिड है क्योंकि बैंक यहाँ पर पहले रिटर्न कंसेंट लेगा कस्टमर से, फिर वो चूज करेगा कि किस लोन अकाउंट के लिए फंड्स को यूटिलाइज जो है वो करना है, अप्रोप्रिएट करना है। एक्शन जो है वैलिड तभी होगा अगर बैंक यहाँ पर फंड्स को प्रोपोर्शनेटली सभी आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंदर मैंने पढ़ाया था कि अगर डेटर नहीं स्पेसिफाई कर रहा है तो क्रेडिटर यहाँ पर जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा edutap.in के ऊपर। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन में जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको सारे के सारे कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप डेमो लेना चाहते हो कि भाई हमारा कंटेंट कैसा होता है ना, किस लेवल का कंटेंट होता है ना, हमारे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, है ना, जो कि सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, साथ के साथ जो लाइव क्रैश कोर्स के क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर मिलेगी। आगे आने वाले जो सुपर क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मास्टर कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा,
इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि पीपीबी, आईएफएस की, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आईएफएस के अंदर आपको, आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और आपको ना चारों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो मैसेज करके जरूर बता देना, और अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।